नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ललित कला ज्ञान में। फ्रेंड्स, ये जो है एनवीएस 2019 का हम जो पेपर सोल्व कर रहे थे उसका दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट जो है वो हम सोल्व कर चुके हैं। उसके अंदर हमने 20 क्वेश्चन किए थे सब्जेक्ट से रिलेटेड ड्राइंग के, और उसका जो वीडियो है उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 21, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये गुवाहाटी में पड़ता है। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है। कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी असम के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन आप देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आप देखना, आरपीएससी जो है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, बीएससीआर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उनकी बुक पब्लिकेशन होती है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे पता है, तो ये राजस्थान की 11th 12th की बुक होती है, उनमें से ये क्वेश्चन जो है वो दिए रहते हैं। क्वेश्चन बोले तो ये पेंटिंग दे रखी है कबीर और रैदास की, और ये किसने बनाई है? उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने बनाई है। ठीक है, ये इस तरीके से तो ये दे रखा है उस बुक के अंदर, सारा का सारा पेंटिंग जो है वो कौन सी है, किस आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है, ये 11th 12th की बुक है, अलग अलग जो भी पब्लिकेशन है, ये ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, उनको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखा करो। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो फ्रेंड्स, अब देखिए, उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे आगे आया था, संसद का वास्तुकार कौन था? संसद भवन आपने पहले पार्ट में देखा होगा, उसमें संसद का वास्तुकार, संसद के बारे में पूछा था। अब देखिए, मैंने ताजमहल के बारे में बोला था कि आपको ऐसे पूछ सकते हैं, ताजमहल का कौन है ना, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो इसमें हमें क्या पूछ लिया? ताजमहल का वास्तुकार। तो इसमें होगा हमारा उस्ताद अहमद लाहौरी होगा। क्या होगा? उस्ताद अहमद लाहौरी होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। और ये ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया है? किसने बनवाया था? मुगल शासक जो था, मुगल शासक कौन था? वो शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताओ आप मेरे को, ये अगर जैसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है? स्वर्णकाल, गोल्डन एज जो है मुगल काल में, चित्रकला की गोल्डन एज किसकी मानी जाती है? वो मानी जाती है जहांगीर की। और अगर मैं कहूँ वास्तुकला, यानी कि ये वास्तु है, वास्तुकला का स्वर्णकाल किसका काल माना जाएगा? शाहजहां का, क्योंकि इसने बहुत शानदार वास्तुकला का निर्माण करवाया है। तो शाहजहां का वास्तुकला का स्वर्णकाल माना जाता है, और जहांगीर का चित्रकला का काल जो है वो स्वर्णकाल माना जाता है। देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊपन मतलब भूमि उपजाऊ होती है, तो भूमि पे क्या होती है? अनाज उगाते हैं, कोई भी हम जो सामग्री वगैरह कुछ भी हम उगाते हैं, चना है ना, चना, गेहूँ, धान, कपास, कुछ भी उगाते हैं, तो वो क्या है, ज़मीन हमें हरी नज़र आती है। तो उपजाऊपन का क्या, कौन सा रंग होगा? हरा रंग होगा। कौन सा रंग होगा? हरा रंग होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि का उपजाऊपन है, विकास और मंगलता को दर्शाता है, तो वो हरा रंग है। अच्छा, इसके साथ में एक बात और बता दूं, आपको राष्ट्रीय ध्वज जो है वो पढ़ लेना है। सीधी सी बात, आपको राष्ट्रीय ध्वज पढ़ना है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, एनवीएस की, है ना, केंद्रीय गवर्नमेंट, केंद्रीय। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय ध्वज कंफर्म पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे इसमें हमें देखने को मिल गया, तो अब की बार भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। आप राष्ट्रीय ध्वज की पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, गूगल में आप सर्च करना राष्ट्रीय ध्वज, हिंदी में सर्च कर लेना, आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश से सर्च कर लेना। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ वगैरह, आप पीडीएफ लिख के सर्च करना, मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा, अगर टाइम रहा तो ये राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के एक वीडियो रिकॉर्ड जो है मैं कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डी लिट लिखा है, यहाँ पे डी लिट की उपाधि होती है ये। ठीक है, डी लिट की उपाधि है, डी लिट। ठीक है, डी लिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेसी या फिर लिटरेचर कहा जाता है। तो ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ये नंदलाल बसु है। इसमें से कौन है? नंदलाल बसु। 1950 की बात चल रही है, तो 1950 के अंदर किसको किया गया था? नंदलाल बोस को डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो नंदलाल बोस शांति निकेतन के बहुत ही फेमस कलाकार रहे थे, तो इनके बारे में क्वेश्चन जो है वो बन गया। तो आर्टिस्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें से है सतीश गुजराल। कौन है? सतीश गुजराल। इन्होंने मायूसी को चित्रित किया है। किसको चित्रित किया है? मायूसी को। एक बात और कि ये सतीश गुजराल जो है ये एक वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं। किसके रूप में भी जाने जाते हैं? एक वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनमें से कौन सा कलाकार है जो वास्तुकार के रूप में भी प्रसिद्ध है? तो वो है सतीश गुजराल। तो याद रखना ये बात, आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, एग्जाम में देखने को मिल सकती है। सतीश गुजराल एक वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलार कलाकार इनमें से किस माध्यम में काम करने के लिए प्रख्यात है? फ्रेंड्स, मलार जो कलाकार हैं वो धातु संचकन यानी कि धातु संचकन का काम करते थे। जैसे ब्रोंज कास्टिंग है, ब्रोंज कास्टिंग का आप काम कह सकते हो। ब्रोंज मतलब कांस्य को पिघला करके वो मूर्ति शिल्प वगैरह बनाना। तो इस तरीके से वो काम होगा, धातु से रिलेटेड काम करते थे मलार कलाकार। क्या करते थे? धातु से रिलेटेड काम किया करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? तो ये गुप्तकालीन है। कौन से कालीन है? गुप्तकालीन है। ये जो मंदिर है ये देवगढ़ में है। कहाँ पे है? देवगढ़। ये मंदिर माना जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। किसका? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ नामक जगह है, वहाँ पे ये 10 अवतार। 10 अवतार किसके थे? 10 अवतार किसके थे? विष्णु भगवान के थे। तो इसका मतलब ये जो मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, पहली बात तो ये। इसके बाद में ये देवगढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है ललितपुर यूपी के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? ललितपुर यूपी के अंदर। ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ये मंदिर स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, पहली बात तो ये। आप ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट लेके दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में, हाँ इसके बाद में देखिए कि ये गुप्तकालीन है। कौन से कालीन है? गुप्तकालीन है। सीधी सी बात, ये लगभग जो है एकदम एग्जैक्ट टाइम इसका शायद यही है कि 450 ईस्वी के अंदर इसको बनाया गया था, जिसमें गुप्त काल था। ठीक है, गुप्त काल जो है वो मंदिर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। और ये मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, चालुक्य, ये सातवाहन, वाकाटक, ये जो काल रहे हैं इनके अंदर जो गुप्त काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है। अपनी एज के अंदर स्वर्ण काल माना जाता है। रीजन ये है मंदिरों का निर्माण, क्योंकि इन्होंने बहुत बेस्ट मंदिरों का निर्माण करवाया था। अच्छा, अब देखिए इसके बाद में इसी मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अब ये जो मंदिर बना हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये जो मंदिर बना हुआ है जैसे इस तरीके का मंदिर है। ठीक है, आपको मैं काम की बात बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन, जैसे ऊपर का जो शिखर है ना, शिखर टूटा हुआ है, इसका शिखर जो है वो टूटा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे इस मंदिर को इस तरीके से एक चबूतरा बना हुआ है, और इस चबूतरे के इस कॉर्नर में एक इस तरीके का बना हुआ है, और इसके कॉर्नर के अंदर इस तरीके का बना हुआ है, और इस कॉर्नर के अंदर इस तरीके का बना हुआ है, और उधर वाले कॉर्नर के अंदर इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये चारों कॉर्नर में बन गए ऐसे। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरीके से ये जो है सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। क्या चढ़ती है? सीढ़ियाँ इस तरीके से। यहाँ पे ये जो क्या है, ये है सीढ़ियाँ इसकी। यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इसकी सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे नज़र आएगी सीढ़ियाँ, और इस तरफ भी क्या है, सीढ़ियाँ चढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मंदिर के चारों तरफ सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। क्या चढ़ती है? देखिए, इसके मंदिर के चारों तरफ सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। एक बार दूसरा मार्कर कर लेते हैं। यहाँ से सीढ़ी चढ़ रही है, और इस साइड से सीढ़ी आ रही है, इस साइड से आ रही है, और ये इधर वाली साइड से सीढ़ी है। ठीक है, तो मंदिर के चारों तरफ सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। पहली बात तो ये। उसके बाद में ये मुख्य मंदिर हो गया, बीच में इसके चारों कोने में ये 4 मंदिर हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक उधर ये इस साइड में रहा, और एक ये बीच में रहा। तो कुल कितने मंदिर हो गए? 5 मंदिर। इस शैली को कहा जाता है पंचायतन शैली। ध्यान देना, इस शैली को क्या कहा जाता है? पंचायतन शैली कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये शैली कौन सी है तो इसकी कौन सी शैली है? पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। इसके बाद में
ये शैली, ये देखिए ये मंदिर किस पे है, चौकी के ऊपर बना हुआ है, चौकी के ऊपर है, तो इसका मतलब ये शैली कौन सी है, ये उत्तरी भारत के अंदर मंदिरों की वैसे 3 शैली होती है। उत्तरी भारत की होती है नागर शैली, मध्य भारत की होती है वेसर शैली, दक्षिण भारत की होती है द्रविड़ शैली। जो चबूतरे के ऊपर मंदिर बनता है ना, वो कौन सी शैली के अंदर आता है, वो आता है नागर शैली में। तो इसका मंदिर ये कौन सी शैली में है, नागर शैली में भी है, नागर शैली में है। ये 5 मंदिर कोने में बन गए, बीच में एक बन गया, तो ये इसका मतलब हो गया ये पंचायतन शैली है। कुल 5 मंदिर है तो इसका मतलब पंचायतन शैली। वैसे शैली कौन सी है उत्तरी भारत की, नागर शैली, क्योंकि ये चबूतरे के ऊपर बना है। चबूतरे के, अगर ये नहीं होते ना तो भी ये नागर शैली रहती, क्योंकि ये चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये मंदिर जो है, इस मंदिर का प्रवेश द्वार इस तरफ है यहाँ पे, और इस मंदिर के यहाँ पे देखोगे इस साइड में, और एक बैक साइड में, और एक इधर वाली साइड में, इस साइड में और इस इधर की साइड में, और एक ये वाली साइड में। इन साइड के अंदर क्या है, इस मंदिर के अंदर फोटो बनी हुई है। क्या बनी हुई है, फोटो बनी हुई है, यानी कि प्रतिमाएं बनी हुई है देवताओं की। देवता मतलब विष्णु भगवान, 10 अवतार मंदिर है, ऑब्वियसली इसकी बनेगी। ठीक है, विष्णु भगवान से संबंधित जो है इसमें पेंटिंग बनी हुई है। 3 पेंटिंग है। कितनी पेंटिंग है इसमें, पेंटिंग नहीं कह सकते आप, प्रतिमाएं कह सकते हैं। प्रतिमा बनी है, 3 प्रतिमाएं बनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मंदिर है 3 साइड, इसका ये इधर की साइड प्रवेश द्वार हो गया, ये हो गया। अगर हम ऊपर से देखें इस तरीके से दिखेगा हमें, अगर हम इसको पारदर्शी तरीके से देखें तो इधर और इधर हो गया। ये सामने क्या है, इधर इधर साइड में क्या है, ये दरवाज़ा हो गया इधर। अब इस दीवार पे है, और इधर वाली दीवार पे भी बनी हुई है, और पीछे वाली दीवार पे भी क्या है, इसके पेंटिंग बनी हुई है। तो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, एक जो इधर वाली है इस पे क्या है, शेष साई विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है। क्या बनी हुई है, यानी सामने वाली साइड में क्या है, इधर सामने वाली साइड में, ये सामने वाली की साइड है, इधर की साइड में क्या है, दरवाज़ा बना हुआ है, और इधर की साइड में प्रतिमा बनी हुई है, और जो पीछे की साइड है उधर भी एक प्रतिमा है, इधर की साइड में प्रतिमा। 3 प्रतिमा हो गई। एक साइड, चारों साइड होती है दीवारों की, तो एक साइड में दरवाजा है, 3 साइड में प्रतिमा है। तो ये वाली साइड में क्या है, शेष साई विष्णु की प्रतिमा बनी है, जिसको अनंत साई विष्णु भी कहते हैं। शेष साई विष्णु, शेष साई विष्णु, या इसको ऐसे कह सकते हो आप, अनंत साई विष्णु, अनंत साई विष्णु। इसमें क्या है, ये अनंत साई विष्णु है, शेष साई विष्णु है। इसमें विष्णु भगवान जो है हमें लेटे हुए दिखाए जाते हैं। इसमें लेटे हुए भगवान हैं, विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। ठीक है, विष्णु भगवान लेटे हुए इसमें दिखाए गए हैं। आप ये गूगल करके देख सकते हो। इसके बाद में एक जो इसकी मंदिर का जो बैक साइड है, मंदिर का दरवाज़ा है ना, वो पश्चिम की तरफ है। किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में। और मैंने यहाँ पे बताया ना, वो दक्षिणी दिशा का बताया है फोटो। ठीक है, ये दक्षिणी दिशा की मैंने फोटो बता दी आपको। अब हम देखेंगे, ये पश्चिम है, इधर पीठ की साइड में कौन सा हो जाएगा, पीठ की साइड में पूर्व हो जाएगा, इधर की साइड में कौन सा हो जाएगा, उत्तर। तो इस वाली साइड में मैंने बता दिया आपको शेष साई विष्णु, जो दक्षिणी साइड में है। अब पूर्वी साइड में देखें, यानी कि प्रवेश द्वार की पीठ के पीछे देखें, तो यहाँ पे बनी हुई है नर नारायण की प्रतिमा। नर और नारायण है इसमें, क्या है, नर व नारायण, नर नारायण 2 बैठे हुए हैं, नर नारायण। ठीक है, नर नारायण की प्रतिमा बनी हुई है बैक साइड में, पूर्व की दिशा में। उत्तर दिशा में क्या है, इसकी उत्तर दिशा में यानी कि शेष साई विष्णु है। इसके विपरीत दिशा में क्या है, गजेंद्र मोक्ष की प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है, गजेंद्र मोक्ष की प्रतिमा है। गजेंद्र मोक्ष की प्रतिमा है, याद रह जाएगा, गजेंद्र मोक्ष, इस तरीके से गजेंद्र मोक्ष। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गजेंद्र मोक्ष ये कौन सी दिशा में हो गया, ये हमारा हो गया उत्तर दिशा की तरफ। इस मंदिर के उत्तर दिशा की तरफ, दक्षिणी दिशा की तरफ क्या हो गया, हमने देखा शेष साई विष्णु। शेष साई विष्णु क्या हो गया हमारा, इस तरीके से आप कैसे भी लिख सकते हो, शेष साई विष्णु, बस याद रहना चाहिए आपको। शेष साई विष्णु दक्षिणी साइड में। और हमने देखा कि पश्चिमी दिशा की तरफ क्या है, इसका दरवाजा है, और जो पूर्वी दिशा है उसमें क्या है, उसमें नर नारायण की प्रतिमा है। कौन सी है, नर नारायण की प्रतिमा है, नर नारायण की। ये देखो इस तरीके से नर नारायण की प्रतिमा है इसके पीठ की साइड में। ये हो गई 3 प्रतिमाएं। अब देखिए ये जो प्रवेश द्वार बना हुआ है ना, गुप्त काल की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो प्रवेश द्वार बनता है, उस प्रवेश द्वार के दोनों तरफ यहाँ पे और यहाँ पे गंगा यमुना की प्रतिमाएं बनती थी। क्या बनती थी, गंगा यमुना, इधर गंगा है तो इधर क्या है, यमुना है, गंगा यमुना की प्रतिमा। और बीच में यहाँ पे क्या बना हुआ है, गणेश जी बना हुआ है। कुछ और भी छोटी मोटी प्रतिमाएं हैं, लेकिन गंगा यमुना प्रवेश द्वार के दोनों तरफ बनाई जाती थी।
गंगा का वाहन क्या होता है? गंगा का वाहन होता है मगरमच्छ। क्या होता है? मगरमच्छ। गंगा का वाहन होता है मगरमच्छ। यमुना का वाहन क्या होता है? कछुआ। इसको मक्कर वाहिनी भी कह सकते हैं, मक्कर वाहिनी भी कह देते हैं। मगरमच्छ है ये, ठीक है, मगरमच्छ पे सवार रहती है गंगा। देन उसके बाद में यमुना जो है ये रहती है कच्छप पे। कच्छप का मतलब होता है कछुआ, इसका वाहन क्या है? कछुआ। तो ये दो देवियों की प्रतिमा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, नज़र आती है। तो ये कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आशा करता हूँ ये मंदिर आपको क्लियर हो गया होगा। सन मैंने बता दिया, ठीक है, गुप्त काल शासन बता दिया, टाइम पीरियड भी हो गया हमारा। पंचायतन शैली है, नागर शैली है, चौकी पे बनाए, चारों तरफ सीढ़ियाँ, पंचायतन शैली है। और क्या है? और इस पे प्रवेश द्वार पे भी प्रतिमा है गंगा यमुना की, उसके वाहन क्या है वो मैंने बता दिए। और तीनों साइड में जो प्रतिमाएं हैं वो मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब ये हो गया आपका दशावतार मंदिर अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है? रावण जो है कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि उसको उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से है ये चित्रकारिता है जो हमें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर देखी जा सकती है, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर, याद रखना, नेशनल म्यूजियम के अंदर है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ कि इस तरीके की आपको चीज़ पूछे तो आप ज़्यादातर सोचोगे इसके बारे में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के बारे में। एक है नगमा, क्या है? नगमा है जो नई दिल्ली में है। ये दोनों जो है ना इंडिया गेट के पास में ही है, दोनों के दोनों इंडिया गेट के पास में है। आप इंडिया गेट जाओगे, इंडिया गेट के एक तो आप ऐसे समझ लो इंडिया गेट के लेफ्ट राइट में है, एक लेफ्ट साइड में है तो एक राइट साइड में है, इस तरीके से। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? आप कह दोगे कि सर लेफ्ट साइड में तो ये है राष्ट्रीय, ये नगमा है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। आप राइट साइड में देखो तो क्या है? यहाँ पे ये राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम है, ठीक है। अब नेशनल म्यूजियम और नगमा में क्या डिफरेंट है? नगमा का मतलब होता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो नई दिल्ली में वहीं पे है, यानी कि राष्ट्रीय जो आधुनिक कला संग्रहालय है, क्या है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है। ये सीधा राष्ट्रीय संग्रहालय है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। आधुनिक मतलब आज के टाइम पे, आज से थोड़े साल पहले जो काम हुआ है, जो एम.एफ. हुसैन, ये आर्टिस्ट लोग हैं, अवनिंदर नाथ है, नंदलाल बोस है, गगनेंद्र नाथ है, अमृता शेरगिल है, इन लोगों का जो काम है, इन सब का जो काम है लगभग मॉडर्न आर्ट से संबंधित। आप सुबोध गुप्ता का काम देख लीजिए, अनीस कपूर का काम देख लीजिए, यानी कि जो भी हम काम देखेंगे लगभग जो आर्टिस्ट है ना, उन लोगों का काम यहाँ पे मिलेगा आपको। मूर्तियाँ आप देख लीजिए, राम किंकर बेज की वैसे तो शांति निकेतन में है प्रतिमाएँ, हाँ, एक वो देवी प्रसाद राय चौधरी जिसकी मूर्ति है श्रम की विजय, वो वैसे तो है, जो उनकी ओरिजिनल प्रतिमा है वो तो है राष्ट्रीय संग्रहालय, सॉरी मरीना बीच चेन्नई पे है, मरीना बीच चेन्नई पे है, लेकिन उनकी एक फ़ोटो यहाँ पे भी है, वो प्रतिमा जो है ना वो यहाँ पे भी है, राष्ट्रीय संग्रहालय में है, सॉरी ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ना यहाँ पे है, क्योंकि ये आधुनिक कलाकार हैं। इन आधुनिक कलाकारों का काम आधुनिक जगह पे मिलेगा, और जो पुरानी चीज़ें आएगी, बहुत पुरानी है, सालों सदियों पुरानी चीज़ें हैं, वो कहाँ पर मिलेगी? हमें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण हमें मिलते हैं, वो कहाँ पे रखे हुए हैं? जैसे नर्तकी की प्रतिमा है, दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा, ये सब कहाँ पे मिल रहे हैं हमें? ये सब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। जो प्राचीन चीज़ें हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मिलेगी, और कला से संबंधित जो नई चीज़ें हैं वो कहाँ पे मिलेगी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंदर मिलेगी। तो ये बात आप याद रखोगे। तो ये पुरानी चीज़ है, कहाँ पे मिलेगी हमें? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। थोड़ी सी ये बात आप याद रखो, ये लॉजिक भी आप याद रखना है। अब देखिए सिंधु घाटी के जेड हार, यानी मणकों का हार, जेड हार, मणकों, जेड हार बोल सकते हैं आप, मणकों का, मणके, मोती, मणके, ठीक है, मणकों का हार, ये कहाँ से मिले हैं हमें? मोहनजोदड़ो से। जेड हार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया, देखियो क्वेश्चन भी आ गया, आपको सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। राधिका को किसने चित्रित किया था? चुगताई ने चित्रित किया था। इसका एक ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ग्लूमी राधिका भी बोल सकते हैं, ग्लूमी राधिका, ग्लूमी राधिका भी कई बार दिया रहता है। तो राधिका को चित्रित किसने किया है? सीधा पूछ लिया इसने, राधिका को, ग्लूमी राधिका, राधिका किसने चित्रित किया? तो किसने किया है? M.R. मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं कि इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। इन सब आर्टिस्ट का पूरा नाम भी हमें
एग्ज़ाम में जो है वो पूछ लेते हैं। एनवीएस के एग्ज़ाम में हो सकता है पूछेंगे, आगे क्वेश्चन भी आ सकता है, हो सकता है इसमें आया भी होगा, आगे देखते हैं। और जो आर्टिस्ट है ना उनके शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं, जैसे के हेबर का पूरा नाम क्या है, एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है, के.एच. आरा का पूरा नाम क्या है, लाइक दिस, के.जी. सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है, तो ये इन सब आर्टिस्ट का पूरा नाम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उनका वीडियो मैं अभी आगे बना दूंगा, उनका वीडियो एनवीएस के एग्ज़ाम से पहले पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो पूरे जो नाम उनके क्या हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं अभी बना दूंगा। और ये चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो इस बात को आप याद रखोगे। अब देखिए कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि जो वुड ब्लॉक है इसका आविष्कार हुआ था चीन के अंदर। कहाँ पे हुआ था? चीन के अंदर। सबसे प्राचीन है ये, सबसे प्राचीन है, चीन के अंदर आविष्कार हुआ है और इसका आविष्कार माना जाता है 220 एडी में, ठीक है। अन्नो डोमिनी इसको बोलते हैं, आफ्टर डेथ भी कह सकते हैं, वैसे अन्नो डोमिनी कहा जाता है, दोनों ही कह सकते हैं, यानी कि जो क्रिस्ट था उसकी आफ्टर डेथ के बाद में कहते हैं। और अन्नो डोमिनी भी इसको कह सकते हैं, एडी का मतलब वो भी होता है, हम कहते हैं ईसवी सन, क्या कहते हैं? ईसवी सन कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए एडी, तो 220 एडी में है, बीसी कर देते हैं, बिफोर क्रिस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट से पहले का काल जो होता है वो बिफोर क्रिस्ट होता है, ईसा पूर्व में चलता है वो। इसमें क्या है तो 220 एडी में सबसे प्राचीन है वुड ब्लॉक, आप ध्यान रखना, सबसे प्राचीन है वुड ब्लॉक। चलंत प्रकार बहुत बाद में आया था, प्रिंटिंग प्रेस भी है, फिर नक्काशी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, ये नक्काशी तो आज के टाइम पे मतलब अभी चल रही थी पीछे, जैसे ये बोलते हैं ना इंटेग्लियो टेक्निक वगैरह, ये इसके अंदर आती है दोस्तों, ठीक है। तो वुड ब्लॉक का 220 ईस्वी के अंदर इसका जो आविष्कार है वो कहाँ पे हुआ था? चाइना के अंदर हुआ था, याद रखना। और कागज़ का आविष्कार भी 105 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? 105 ईस्वी में, या एडी कह सकते हो, एडी में कहाँ पे हुआ था? ये भी चीन में हुआ था। किसका आविष्कार है ये? 105 एडी, कागज़ का आविष्कार है। किसका आविष्कार है? कागज़ का आविष्कार है। कागज़ का आविष्कार भी चीन के अंदर हुआ है दोस्तों। चाइनीज़ ये चीज़ें पता नहीं क्या क्या उन्होंने मतलब नई नई चीज़ें खोज की है, अभी भी प्लास्टिक के चावल बना दिए, न जाने क्या क्या इनके दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई है? महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाई गई है। आर्टिस्ट लोगों को आपको पढ़ना है, जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था किस तरीके से पढ़ना है, आप उस तरीके से आप याद कर सकते हो। एक कलाकार का नाम लिखिए लीजिए, जैसे आपने लिखा कृष्णा रेड्डी, उसके आगे जितने भी काम है सारे काम लिख लीजिए। इस आर्टिस्ट के काम को आपको 3 दिन पढ़ना है या 2 दिन पढ़ लो, आप अच्छे तरीके से पढ़ो, बार बार पढ़ो, फिर रिवीजन करते रहो। बार बार रिवीजन करोगे ना, पहले दिन करोगे, दूसरे दिन करोगे, तीसरे दिन कर लोगे, तो ओबियसली आप कभी नहीं भूल पाओगे ये चीज़ें। इस तरीके से याद करोगे तो ये चीज़ें जो होती है ना, इसको आप रट्टा मारना भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप याद करने का तरीका भी बोल सकते हो। ये रिवीजन करके ही याद किया जाता है। रिवीजन को आप बोल सकते हो रट्टा, क्योंकि बचपन में हमें क्या सिखाया जाता है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो याद करनी, मतलब देखो एक तो याद करने की बातें होती है, चलो ये चीज़ें याद करो, तो याद करने की चीज़ें अलग होती है। ये याद करने का फॉर्मेट है, इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा तभी याद होगी। ये एक जगह नहीं सब जगह अप्लाई होता है, एक जगह नहीं अप्लाई होता, ये सब जगह अप्लाई होता है। आप देखो, आपने मतलब बचपन में क्या कबूतर ये सीखा था, ए फॉर एप्पल ये सीखा था, तब आपको ये एक बार में नहीं आ गया था, आपने ये एक बार में नहीं सीख लिया था। ये ए फॉर एप्पल है, ये आपने एक बार में नहीं सीखा। ये जो कबूतर जिसको आपने कहा था, ये एक बार में नहीं सीखा था, न जाने आपने कितनी बार इसको लिखा था। और ये हम जब पढ़ते थे हमें लिख के दिया जाता था, और उस पर हम वो बढ़ता बोलते थे, चौक एक तरीके से आता था, बढ़ता जिसको बोलते थे हम, उससे ऐसे करके इसके ऊपर लिख के ऐसे ऐसे लाइन खींचते थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हम बोलते थे इसको घोटना, घोटते थे इसको अच्छे तरीके से। तब जाके ये कै कबूतर जो है बहुत टाइम लगा था हमें सीखने में, लेकिन ये हम कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि हमने इसको बार बार रिवीजन किया, प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्सिमम कह सकते हो, मैक्सिमम प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट होते जाओगे, ये बात अप्लाई होती है। आप इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितनी चीज़ें हैं याद करने का, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे याद करें, कि सर हम याद करते हैं भूल जा रहे हैं। भूलने का नतीजा ये है कि आपने एक बार पढ़ा है तो आप भूलोगे, ओबियसली भूलोगे। ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हो रहा है। आपके साथ नहीं होता, ये मेरे साथ भी होता है। एक चीज़ को आप बार बार पढ़ोगे ना, तो वो याद होगी, कन्फर्म याद होगी, कन्फर्म याद होगी, 100% याद होगी।
तो आपको रिवीजन करना है, जितनी रिवीजन करोगे तो आपको याद होती जाएगी। अब देखिए भरहुत स्तूप की, ये बरहुत कहीं पे ऐसे लिख देता है तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं जाना, इसको ऐसे लिखा जाता है भरहुत। कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप की किसने करवाई थी खुदाई? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराई थी। कनिंघम कौन बना था? भारतीय पुरातत्व निदेशक के जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व निदेशक के ये पहले अध्यक्ष थे, इन्होंने इसकी गठन किया था। भारतीय पुरातत्व निदेशक के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हड़प्पा की खोज इसी ने की थी 1878 के अंदर। 1878 के अंदर हड़प्पा टीले की खोज सर्वप्रथम इसने की थी, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को याद रखना है, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। भरहुत स्तूप की खुदाई इसने करवाई थी। तो भरहुत स्तूप वगैरह आप सारे के सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा रेड्डी जो है वो किस मुद्रण तकनीक के लिए प्रख्यात है, जाने जाते हैं? श्यानता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी आप कह सकते हो, श्यानता के लिए जाने जाते हैं। नक्काशी का काम बिल्कुल भी नहीं किया था। वुड ब्लॉक का काम बिल्कुल भी, कोश या लेखी की लेख नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वुड ब्लॉक का ये सब नहीं किए थे इसने। श्यानता का काम किया कृष्णा रेड्डी। तभी कह रहा हूँ प्रिंट मेकर आर्टिस्ट है, वो भी आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्हें आपस में मिलाना है हमें, मुगल और ये देखिए मुगल, मेवाड़, किशनगढ़, कोटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। राजा सावंत सिंह का दूसरा नाम क्या है? राजा सावंत सिंह को आप क्या कहते हो? सर राजा सावंत सिंह को तो नागरीदास कहा जाता है, क्योंकि इसका उपनाम क्या है? नागरीदास है। हमने कहा नागरीदास किससे संबंधित है? सावंत सिंह किससे संबंधित है? तो सर आपने कहा कि सर ये तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सी में 4। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन पकड़ना है, एक को मिलाना है। अब देखिए सी सब में आ रहा है, ठीक है, सब में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार रुक जाइए। अब अगले पे चलते हैं। सर जहांगीर तो हमने देखा कि कोटा किशनगढ़ का तो हो गया, हमारा बात खत्म हो गई। मेवाड़ कोटा है, इसमें तो जहांगीर होगा नहीं, मुगल काल से संबंधित होगा। ए में आ रहा है सर 2, तो देखिए ए में 2 किस में है? ए में 2 इसमें आ रहा है, ये भी गया और ये भी गया। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन बच गए 2। अब चलते हैं अगले पे। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है उमेद सिंह। उमेद सिंह आपको पता है उमेद सिंह किससे संबंधित है? कोटा से संबंधित है। डी में 3 होगा तो देखिए डी में किस में है? इसमें, तो ये कर दीजिए। फिर मेवाड़ का आपको पता ही है, जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट थे। इनका काल क्या है? मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, मेवाड़ शैली का। ठीक है, और कोटा में उमेद सिंह है, किशनगढ़ का सावंत सिंह है, और मुगल में जहांगीर है, इसका स्वर्णकाल है। ये सारे के सारे स्वर्णकाल से रिलेटेड लिखे हुए हैं, आप स्वर्णकाल से रिलेटेड भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा ओरिगामी शैली में काम करता था? ओरिगामी शैली में काम करने के लिए प्रख्यात है बिमल बनर्जी। कौन है? बिमल बनर्जी है। ये स्पेशल ओरिगामी शैली है, इनके बारे में बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन यही बनता है, केवल बिमल बनर्जी के बारे में यही क्वेश्चन बनता है। इसको, इस शैली को रट लीजिए आप। रटना मतलब रिविजन कीजिए, बार बार पढ़िए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाणी थाणी, देखिए क्या नाम लिखा है इन्होंने, बाणी थाणी, बनी ठनी, हम बोलते हैं बनी ठनी, कई बार ऐसे लिखा जाता है बनी ठनी, कई बार ऐसे लिखा जाता है बनी ठनी। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, क्योंकि देखो अन्वेष में दे दिया इन्होंने बनी ठनी, बनी ठनी। ठीक है, ये बनी ठनी क्या है? राजा सावंत सिंह, मैंने कहा था इसको क्या कहा जाता है? नागरीदास। ये इस कवि की कविता से प्रेरित थी। ठीक है, राजा सावंत सिंह, इसको क्या कहा जाता है? नागरीदास। किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी। और मौर्य ध्वज जो निहाल चंद है, निहाल चंद के द्वारा इसकी पेंटिंग बनाई गई थी। निहाल चंद के द्वारा, मौर्य ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनी ठनी की पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है, बनी ठनी की पेंटिंग बनाई गई थी, याद रखोगे। 1973 के अंदर इस बनी ठनी के ऊपर भारत सरकार के द्वारा जो डाक टिकट है वो जारी की गई थी। ठीक है, इस पे क्या है? डाक टिकट जारी की गई थी। 1973 में बनी ठनी के ऊपर डाक टिकट जारी की गई थी। राजा सावंत सिंह नागरीदास, जिसको उपनाम से जाना जाता है, 1973 में डाक टिकट जारी की गई थी, ये भी हमसे पूछ सकते हैं। और मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा ये बनाई गई पेंटिंग है। और ये जो है राजा सावंत सिंह की प्रेयसी मानी जाती है, प्रेमिका भी कह सकते हो, प्रेयसी मानी जाती है, प्रेयसी। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि बनी ठनी का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था विष्णुप्रिया। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछ सकते हैं। इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था विष्णुप्रिया।
क्या नाम था? विष्णुप्रिया। ये राजा साउंत सिंह की प्रेयसी थी, इसका मूल नाम था विष्णुप्रिया। बनी ठनी किसका रूप है? राधा का रूप है। किसका रूप है? राधा का रूप है, ये भी याद रखोगे। बनी ठनी राधा का रूप है, मूल नाम था विष्णुप्रिया। ये साउंत सिंह की प्रेयसी थी। जो साउंत सिंह है वो क्या, किस नाम से जाने जाते थे? नागरीदास। ठीक है, और किसके द्वारा बनाई गई है? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। अब देखिए, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र जो है ये किस शैली से संबंधित है? किस शैली से संबंधित है? ये बूंदी शैली से संबंधित है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये उत्कल राम के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। किसके द्वारा बनाई गई है? राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा उत्कल राम के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। ये बूंदी शैली से संबंधित है। किस शैली से संबंधित है? बूंदी शैली से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है? भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, इसमें से कौन है? मैंने कहा था पौराणिक कथाएं हैं, पवित्र, ये पौराणिक होती है, पवित्र उनको ही मानते हैं हम, धार्मिक धर्म से जुड़ा उनको हम पवित्र मानते हैं। तो पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन मतलब भगवान के दर्शन होते हैं, तो दर्शन के रूप में प्रस्तुत किसने किया था? मतलब देवताएं जो थे वो काल्पनिक होते थे, उनको पेंटिंग के अंदर लेके आ गए थे, हमें दर्शन करवा दिया था उन सबका। तो वो कौन है? भारतीय विषय थे। कौन थे वो? राजा रविवर्मा थे। इन्होंने किस में काम किया था? तेल चित्र में काम किया था। और काफ़ी देवताओं की, सरस्वती माता की, है ना, बहुत सारी पेंटिंग इन्होंने बनाई थी। राजा हरिश्चंद्र की पेंटिंग बनाई थी, न जाने क्या क्या देवी देवताओं की पेंटिंग इन्होंने बहुत सारी बनाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? शिव वामन मूर्ति किस में है? देखिए, ये क्या है? प्राचीन है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर जो है वो हमें लगभग चीज़ें वो देखने को मिलती है। तो ये चुंदाने के लिए देते हैं, आप कन्फ्यूजन में चले जाओ, कन्फ्यूजन डालने के लिए देते हैं। शिव वामन मूर्ति ऐसी चीज़ें पूछी तो आप सीधा करना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नहीं समझ में आ रहा था राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली कर दो। अगर याद है तो दूसरा करना है, अगर याद नहीं है तो राष्ट्रीय संग्रहालय करना है। नई चीज़ें पूछे तो वो नगमा में करना है, इतनी बात आप याद रखोगे। इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया है? देखिए फ्रेंड्स, हीर रांझा पर काम करने वाला है शोभा सिंह। कौन है? शोभा सिंह है। हीर रांझा पे काम करने वाला शोभा सिंह है, याद रखना। ये आर्टिस्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अच्छा, बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप की कलाकार ग्रुप की स्थापना किसने की थी? मुंबई प्रगतिशील कलाकार ग्रुप है, यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई। 1947 में पेग ग्रुप की स्थापना, ये वही है ना, ये वही है। तो इसमें कौन थे वो? सूजा, आरा, हुसैन, बाकड़े, गाड़े, ये सब कलाकार, इन कलाकारों ने मिलकर के, एम.एफ. हुसैन भी इसमें बाद में जुड़े थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की बात है। उस समय ये मुंबई प्रगतिशील कलाकार ग्रुप की स्थापना की गई थी मुंबई के अंदर। कहाँ पे? मुंबई के अंदर। पे ग्रुप जिसको नाम दिया गया था, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, हिंदी में है बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह है। 1947। तो जो कलाकार ग्रुप हैं, कला ग्रुप हैं, वो आप स्पेशली पढ़ लीजिए क्योंकि पूछ सकते हैं कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी, 1943 में, इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। कलाकार पीवी जानकी राम इनमें से किस चीज़ में काम करते हैं? पीवी जानकी राम, देखिए फ्रेंड्स, पीवी जानकी राम जो है वो उभारदार शिल्प में काम करते हैं। उभारदार, ये क्या करते हैं? मेटल की प्लेट लेते हैं, मेटल की प्लेट लेकर के उसमें उभारदार शिल्प बनाते हैं। नीचे एस्फाल्टम रखा जाता है, एस्फाल्टम पे मेटल की प्लेट को रखा जाता है, फिर उससे यहाँ पे कोई छेनी वगैरह लेकर के उसको ठोक ठोक करके ये उभारदार शिल्प तैयार कर लेते हैं। ये काम करने वाले कौन हैं? ये है पीवी जानकी राम। कौन है? पीवी जानकी राम। और इस टेक्निक को रिपूजे नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रिपूजे। रिपूजे नाम भी दिया जाता है। ये पीवी जानकी राम कलाकार थे इसमें काम करने वाले। तो अब की बार हमसे ये पूछ सकते हैं रिपूजे में काम करने वाले कलाकार कौन है, तो आप क्या कहोगे? पीवी जानकी राम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कलाकार पॉल गोगुआ की ताहिती कला से प्रेरित था? फ्रेंड्स, आपको अच्छे तरीके से पता है ताहिती, ठीक है, ताहिती कला से प्रभावित है वो पॉल गोगुइन भी है, खुद इससे प्रभावित था, लेकिन इसने इन ताहिती के लोगों की कलाकृतियाँ बनाई थी और इन कलाकृतियों से भी अमृता शेरगिल प्रभावित थी। कौन प्रभावित थी? पॉल गोगुआ की ताहिती कला से अमृता शेरगिल प्रभावित थी। ये बात आप याद रखोगे, बड़ी विशेष बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेन्नई में ललित कला का सरकारी कॉलेज प्रारंभ में मद्रास स्कूल के नाम से, एग्जैक्टली ये मद्रास कला स्कूल के नाम से खुला था। 1950 के अंदर खुला था। कब खुला था? 1950 में खुला था। और ये अलेक्जेंडर हंटर
नई स्कूल की स्थापना की थी? किसने की थी? अलेक्जेंडर हंटर ने। तो कला विद्यालय जो है ना आपको पढ़ने हैं, अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हंटर शिकारी, मतलब उसने शिकार कर लिया कला के स्कूल का। सबसे पहले भारत में मद्रास के अंदर ही खुला था 1950 में। और एक बात याद रखना, जो देवी प्रसाद रायचौधरी है, ये मैंने कहा था ना चेन्नई के अंदर, मरीना बीच चेन्नई है, देखिए इधर चेन्नई, ये चेन्नई का है ना, मद्रास मतलब चेन्नई, पहले मद्रास का वर्तमान में क्या कहा जाता है? चेन्नई कहा जाता है। और इस चेन्नई के मरीना बीच के ऊपर देवी प्रसाद रायचौधरी की जो श्रम की विजय प्रतिमा लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि बंगाल स्कूल जो स्टार्ट हुआ था उसको बढ़ाने के लिए अवनिंद्र नाथ ने बड़ा ही योगदान दिया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था। अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने, ये जो इनके गुरु, इनके शिष्य थे, क्या थे? शिष्य थे, पुपिल जिसको कहा जाता है, इनके पुपिल यानी शिष्य थे। अब उनमें से देवी प्रसाद रायचौधरी को भेजा था, कहाँ पे भेजा था? इस मद्रास कला स्कूल के अंदर भेजा था। वहाँ पे ये प्राचार्य के, प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में नियुक्त होते। कौन नियुक्त हुए थे? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर, मद्रास कला स्कूल के अंदर देवी प्रसाद रायचौधरी प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए थे। देवी प्रसाद रायचौधरी ये मद्रास स्कूल के अंदर नियुक्त हुए थे। शैलेंद्र नाथ डे को राजस्थान में भेजा था। ये महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज के अंदर हुनरी मदरसा के नाम से जो ओपन हुआ था। और असित कुमार हलदार को भेजा था लखनऊ कला विद्यालय के अंदर। इस तरीके से आप कला स्कूल पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कला स्कूल पढ़ो याद हो जाएगा, ठीक है। अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी निजी कला स्कूल के रूप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्र किसने बनाया? भाई पेंटिंगें तो पूछते ही, और कलाकार के नाम हमें देखने हैं, उनके आगे पेंटिंगें लिखनी है और वो हमें रट लेनी है। जहाँ से भी आपको पेंटिंगें मिले निकाल लो। स्वस्थ रिश्ता क्या है? अनुपम सुद के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। स्वस्थ रिश्ता किसके द्वारा बनाई गई है? अनुपम सुद के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। ये एक प्रिंट मेकर के रूप में जानी जाती है और ये एक महिला कलाकार है दोस्तों। क्या है? महिला कलाकार है। ये एक प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध है, महिला कलाकार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत माता को किसने चित्रित किया था? भारत माता को चित्रित करने वाले दो कलाकार जाने जाते हैं। एक तो अवनिंद्र नाथ ठाकुर है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है M.F. हुसैन है, दूसरा है M.F. हुसैन। ये दो कलाकार हैं जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई है। तो इसमें कौन दे रखा है? अवनिंद्र नाथ दे रखा है। दोनों ऑप्शन में देगा ही नहीं, या तो ये देगा या फिर ये देगा। तो भारत माता को किसने बनाया है? अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने बनाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया है? बृहदेश्वर मंदिर ये दक्षिण भारत के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है। भारत के अंदर सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है ये, ठीक है, जो राजा राज चोल फर्स्ट के द्वारा बनाया गया। राजा चोल फर्स्ट के द्वारा। राजा राज चोल भी बोल सकते हो, राजा चोल फर्स्ट भी बोल सकते हो। तो ये चोल फर्स्ट है, चोल कालीन है। तो देखिए याद रखना, दक्षिण भारत के अंदर चोल शासन था। कौन सा था? चोल वंश। चोल वंश तभी कहते हैं जो नटराज की प्रतिमा वो क्या है? चोल कालीन है। नटराज की प्रतिमा बोलते हैं तो वो चोल कालीन है दक्षिण भारत में। और ये कहाँ पे? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। तंजावुर कहाँ पे? तमिलनाडु, उधर दक्षिण भारत में पड़ता है। तो बृहदेश्वर मंदिर क्या है? चोल कालीन माना जाएगा। देखो पीछे किसके लगाए चोल, तो इसके लगाए अशोक। आप कर मत देना, नरसिम्हा राव मत कर देना, फर्स्ट सेकंड ये कुछ मत कर देना। चोल याद रखना, दक्षिण भारत में तो चोल कालीन, चोल शासक था, उन लोगों का शासक था वहाँ पे। तो उन्होंने ये जो है ये नरसिम्हा राव दे दिया, नरसिम्हा वर्मा दे दिया, ये कन्फ्यूजन में डालने के लिए। सीधा सिंपल याद रखो, सिंपल तरीके से समझ जाओगे। नटराज की प्रतिमा क्या है? चोल कालीन है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में थी और वहाँ पे चोल शासन चल रहा था, इसलिए ये प्रतिमा वहाँ की है, दक्षिण भारत की, ठीक है, याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस साम्राज्य में चतुष्पक्षीय बाग शैली जो है, यानी कि चार बाग, मुगल उद्यान शैली है ये, चार बाग शैली का प्रयोग किया गया है? चार बाग शैली, चार बाग मुगल गार्डन है ये, मुगल गार्डन। चार बाग जो शैली है वो इस्तेमाल में ली गई है। चार बाग शैली चतुष्पक्षीय, चार बाग शैली का इस्तेमाल किया गया है मुगल गार्डन में। किसमें किया गया है? मुगल शासक जो थे उन लोगों ने इस चार बाग शैली को प्रयोग में लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे हो गए 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारे 50 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके साथ में आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा जो है वो उठा सको। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।